This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet which available for public. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीम। स्वागत है आप सबका रियल क्राइम स्टोरी चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्राइम की कहानी के इस सिलसिले में आज बात होगी उस हाई प्रोफाइल मर्डर की जिसने संतरी से लेकर मंत्री तक को हैरान और परेशान कर दिया। असल में अक्सर यही देखने को मिलता है कि पुलिस के लिए गुनाह के कुछ किस्से उनकी परेशानी का सबब बन जाते हैं, क्योंकि उस मामले में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की नज़रें और दिलचस्पी होती है। और जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो जाहिर है कि मीडिया भी उस पर ज़्यादा तवज्जो देने लगती है। बस ऐसा ही किस्सा सामने आया था आज से करीब 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर और किसी ज़माने में इंडिया के मैनचेस्टर के नाम से मशहूर कानपुर में एक कत्ल की कहानी निकलकर सामने आई और सुर्खियों में छा गई। वो वारदात थी एक अरबपति कारोबारी बहू के कत्ल की, जिसकी बिखरी हुई कड़ियों को जब पुलिस ने समेटकर किस्सों को सुलझाया तो खुद पुलिस वाले हैरान हुए बिना नहीं रह सके। 27 जुलाई 2014 को कानपुर शहर के एक नामी और बड़े बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश दसानी के छोटे बेटे पीयूष दसानी ने पुलिस को इत्तला दी तो पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। पीयूष दसानी ने जो बताया था उसके मुताबिक रविवार की सुबह उनकी पत्नी ज्योति ने उनसे बाहर चलकर आउटिंग करने की फरमाइश रखी थी और उसी सिलसिले में दोनों मियाँ बीवी यानी पीयूष दसानी और ज्योति घर से निकलकर घूमते हुए कार्निवाल रेस्टोरेंट में लंच करने पहुंचे थे। लंच करने के बाद दोनों पति पत्नी होंडा एकॉर्ड कार से निकलकर आगे निकल पड़ते हैं। तभी एक सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश उन्हें घेर लेते हैं। कार के रुकते ही बदमाश पीयूष को कार से बाहर निकालकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। साथ ही बदमाश उसकी बीवी पर भी हमला करते हैं और फिर 2 बदमाश पीयूष की कार को छीनकर बीवी समेत कार को अगवा कर ले जाते हैं। उसके बाद बाकी बचे दोनों बदमाश पीयूष को वहीं बदहवास हालत में छोड़कर भाग निकलते हैं। पीयूष मदद के लिए लोगों को पुकारता है और फिर अपने पिता को फोन करके सारी घटना के बारे में बताता है। इसके बाद एक मोटरसाइकिल वाले की मदद से पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और वहां पुलिस वालों को अपना परिचय देकर पूरी वारदात के बारे में बताता है। पुलिस वाले उस वक्त बुरी तरह चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शहर के नामी गिरामी कारोबारी की बहू को दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच से अगवा कर लिया गया। पुलिस फौरन हरकत में आती है और पुलिस के तमाम आला अफसर भी चौकन्ने हो जाते हैं। पुलिस के आला अफसर पूरी घटना की तहकीकात में जुट जाते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद पीयूष घर लौटता है। बहू के दिन दहाड़े अगवा होने की खबर से घर के साथ साथ आस पड़ोस में भी कोहराम सा मच जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है। पीयूष और ज्योति की शादी को 2 ही साल हुए थे। पीयूष अगर कानपुर के जाने माने कारोबारी का छोटा बेटा था तो ज्योति भी मध्य प्रदेश के जब्बलपुर के एक रईस खानदान की लाडली बेटी थी। लेकिन दिन दहाड़े कानपुर से अगवा होने की इत्तला मिलते ही जब्बलपुर में भी हंगामा मच जाता है। इधर पुलिस की तफ्तीश और तेज होने लगती है। पुलिस के अफसरों की एक टीम पीयूष के घर पहुंचती है और पीयूष को लेकर उस जगह का मुआयना करती है जहां वारदात हुई। पीयूष पुलिस अफसरों के साथ रेस्टोरेंट से लेकर उस जगह तक लेकर जाता है जहां उसे बदमाशों ने घेरा और उसकी पिटाई के बाद उसकी होंडा गाड़ी और बीवी को छीनकर अगवा हो गए थे। पुलिस अफसरों ने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर को फ्लैश करवा दिया ताकि उसे कहीं पर भी पहचान कर कब्जे में ले लिया जा सके। नंबर फ्लैश होने के कुछ ही देर बाद दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस कंट्रोल रूम से इत्तला आई कि जिस कार की तलाश की जा रही थी वो शहर के एक वीरान में खड़ी है। गाड़ी मिलने की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरों की टीम उस जगह पर पहुंची जहां उन्हें गाड़ी होने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम ने गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही होंडा का दरवाजा खोला तो भीतर का मंजर देख वहां मौजूद हर एक के मुंह से चीख निकल पड़ी। गाड़ी के भीतर खून ही खून बिखरा हुआ था और कार की सीट पर पीयूष की पत्नी ज्योति की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। कार के भीतर की हालत से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या की यह वारदात को हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि खून अभी जमना शुरू नहीं हुआ है। कार में खून से लथपथ लाश को देखकर पुलिस वाले के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि अभी तक जो मामला अगवा का था वो अब कत्ल के केस में बदल चुका था। कार में ज्योति की लाश मिलने की खबर जैसे ही पीयूष के घर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। रोते पीटते घर में हर तरफ मातम छा गया। ज्योति की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया गया। घर वाले भी पोस्टमार्टम हाउस के पास पहुंच गए और अब एक ही सवाल हर किसी के जुबान पर तैर रहा था
कि इतवार के रोज सुबह सवेरे उन दोनों के घर से निकलने के भीतर महज 2 से ढाई घंटे के भीतर ये सब कुछ कैसे हो गया और ये किसने किया और क्यों। सवाल यही था कि अगर ज्योति की किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई तो फिर फिरौती की रकम मांगने से पहले ही उसका कत्ल क्यों कर दिया गया। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए घर वालों से कुछ पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन घर के हर एक का रो रो कर बुरा हाल था। पीयूष अलग रो रहा था, मगर पुलिस के लिए जरूरी था कि किसी भी सूरत में उसे अपने सवालों के जवाब हासिल कर सके। लिहाजा उसने घर के तमाम लोगों से जरूरी सवाल पूछने शुरू किए। इसी बीच ज्योति का पोस्टमार्टम होना था, लिहाजा घर के तमाम लोग वहीं अस्पताल में जमा हो गए। तमाम पुलिस अफसर भी वहां इकट्ठा हो गए। इसी बीच एक पुलिस अफसर ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पीयूष को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो कुछ देर पहले घर पर भी पीयूष से मिल चुका था और बयान दर्ज करते वक्त पीयूष की हालत को देख चुका था। लिहाजा उसे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े पीयूष को देखकर थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि उस वक्त पीयूष के कपड़े बदले हुए थे। जो टी शर्ट पहनकर वो अपनी बीवी के साथ लंच के लिए निकला था, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वही पीयूष किसी दूसरी कमीज में दिखाई दे रहा था। असल में पुलिस अफसर इस बात से हैरान था कि जिस पीयूष के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसकी बीवी को अगवा करके कत्ल कर दिया गया, वो शख्स पोस्टमार्टम हाउस जाने के लिए आखिर कपड़े क्यों बदलेगा। बस यही बात उस पुलिस अफसर को खाए जा रही थी। इस खटकती हुई बात को उस पुलिस अफसर ने अपने ही एक सीनियर पुलिस अफसर के साथ वहीं उसी मौके पर बहुत ही खामोशी के साथ बताया। अपने मातहत की बात सुनकर वो पुलिस अफसर भी चौंका और गौर किया कि वाकई ऐसा है तो क्यों। और ये बात पुलिस अफसर को बुरी तरह चुभने लगी। उन्हें लगने लगा कि आखिर इस आलम में कपड़ों को बदलने की जरूरत क्या है। इस एक सवाल ने पुलिस को दूसरी दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया और अब तमाम पुलिस अफसरों की एक नज़र पीयूष और उसकी हरकतों पर गौर करने लगी। एक टी शर्ट की वजह से पीयूष पर शक करने की बात पुलिस वालों को थोड़ा अखड़ भी रही थी। अब पुलिस उसे एक सस्पेक्ट यानी संदिग्ध मानकर देखने लगी थी। इसी बीच पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ज्योति के जिस्म पर तेज धारदार हथियार के 1-2 नहीं बल्कि 17 निशान थे। यानी ये बात साफ हो गई थी कि कातिलों ने इस तरह से ज्योति की हत्या की थी कि किसी भी सूरत में कोई गुंजाइश न बच जाए उसके जिंदा रहने की। पुलिस को ये बात भी अखड़ रही थी, अगर लुटेरे थे और फिरौती चाहते थे, साथ ही वो ज्योति का मर्डर भी करना चाहते थे, तो 1-2 चाकू से मार कर भी ख़त्म कर सकते थे। लेकिन इतने वार का मतलब है कि वो इस बात के लिए पक्का हो जाना चाहते थे कि किसी भी सूरत में ज्योति बच न पाए। मतलब ये बात पक्की है कि उन्हें किसी ने ज्योति को मारने की सुपारी दी थी। पुलिस के लिए ये सवाल पेचीदा था, क्योंकि मर्डर में ऐसे हालात तभी हो सकते हैं जब किसी की किसी के साथ जाति दुश्मनी हो और वो पूरी तरह से बदला लेने के लिए ऐसी वारदात को अंजाम दे। इसके अलावा ज्योति की शादी को 2 ही साल हुए थे, यानी 2 साल से ही वो कानपुर से वाकिफ थी। ऐसे में कानपुर में उसके जानने वाले ज़्यादा हो और उनके साथ कोई गहरी अदावत भी हो, ये मुमकिन नहीं था। अब 2 संदिग्ध बातों को साथ में लेकर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया। पहली पीयूष का वो बयान जिसमें उसने बताया था कि वो संडे की सुबह करीब 11:30 बजे कर्निवाल रेस्टोरेंट गया था अपनी बीवी ज्योति के साथ। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले कर्निवाल रेस्टोरेंट का रुख किया। कर्निवाल रेस्टोरेंट से पीयूष के बयान की तस्दीक भी हो गई कि वो लोग वहां गए थे। उसके बाद पुलिस उस वक्त का सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी से भी पीयूष के बयान की पुष्टि हो जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और जो टेबल पहले से बुक किया हुआ था वो लोग उस पर जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद की तस्वीर ने पुलिस को बुरी तरह से चौंका दिया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक टेबल पर बैठने के बाद से खाना खाने तक दोनों पति पत्नी एक दूसरे से एक भी शब्द बात नहीं करते हैं। ये बात पुलिस को इसलिए अटपटी लगी क्योंकि संडे की सुबह अगर पति पत्नी हवाखोरी के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ तो बात कर ही सकते हैं। यूँ खामोश कौन मस्ती करता है। दूसरी बात ये भी गौर करने वाली थी कि खाना खाते समय पीयूष लगातार किसी के साथ मोबाइल पर बात जरूर कर रहा था। इस बात ने पुलिस को जरूर चौंकाया। इसके अलावा पुलिस को मौकाए वारदात का मंजर भी चौंकाता है, क्योंकि वहाँ बेशक सुनसान था लेकिन ट्रैफिक लगातार आ जा रहा था। ऐसे में अगर उस रास्ते पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाश एक गाड़ी को रोककर उसे अगवा कर लेते हैं, इसके बावजूद कोई भी चश्मदीद उनके सामने नहीं आया।
जबकि पीयूष ने बाकायदा बयान में लिखवाया था कि बदमाशों ने उसकी पिटाई के साथ साथ उसे धक्का देकर कार से नीचे ढकेल दिया और कार लेकर फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने पीयूष के शरीर की जांच की तो वहां उन्हें चोट का एक भी निशान नहीं मिला। अब पुलिस को ये बात आखिर कि ये कैसे बदमाश थे कि जिस पति को वो पीट पीट कर छीन कर भाग रहे हैं उसे इतने हल्के हाथों से कैसे मारा कि एक भी निशान उसके शरीर पर नहीं पड़ा। जाहिर है पुलिस के लिए यह बात शक करने के लिए काफ़ी थी। तब पुलिस ने इस मामले में सबूत की तरफ रुख किया और पीयूष की कॉल डिटेल खंगालने का इरादा किया। पीयूष के कॉल डिटेल में यूँ तो पुलिस को कुछ खास चीज़ नहीं मिली, बस एक नंबर ज़रूर मिला जिस पर पीयूष सबसे ज़्यादा और सबसे देर तक बात करता था। यानी उसके फ़ोन में मौजूद 500 से ज़्यादा नंबर पर उसी एक नंबर पर उसकी सबसे ज़्यादा बातचीत होती थी। और हैरानी इस बात की कि उस नंबर पर वो बीते 3 सालों से ही ऐसी ही बात करता था। लिहाजा पुलिस की दिलचस्पी उस नंबर पर आकर टिक गई। लिहाजा उस नंबर को ट्रैक किया गया तो वो कानपुर की ही एक लड़की का नंबर मिला। उसका नाम था मनीषा। मनीषा कानपुर में पान मसाला बनाने वाले एक कारोबारी की बेटी थी, यानी वो भी एक करोड़पति बाप की बेटी थी। तब पुलिस को लगा कि ये मनीषा उनके इस केस को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। लिहाजा पुलिस ने मनीषा से पूछताछ का इरादा किया। पुलिस ने पहले अपना होमवर्क पूरा करने के लिए मनीषा के कॉल डिटेल को ढंग से खंगाला और उसका सारा डिटेल लेकर अपने पास इकट्ठा कर लिया। पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यह मामला 3 बड़े अमीर घरानों का था। पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। पुलिस की अपनी तफ्तीश में जो सबूत और सुराग हाथ लगे वो पीयूष को ही कातिल होने की गवाही दे रहे थे। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर 1-2 की हालत में थी कि पुख्ता सबूत के बिना कैसे वो पीयूष पर हाथ डाल दे, और वो भी इतने संगीन इल्जाम के साथ। तब पुलिस ने एक दूसरा पैंतरा बदला। पीयूष को ही पूछताछ के लिए थाने में बुलाया। पुलिस ने ये कहकर पीयूष को बुलाया कि वो ही इस पूरी वारदात का इकलौता चश्मदीद है, लिहाजा उसे पूछताछ करनी जरूरी है। यानी कत्ल के 4 रोज बाद पुलिस ने जब पीयूष को पूछताछ के लिए बुलाया तो वहां सवालों की फहरिस्त से पीयूष को अंदाजा हो गया कि इस बार पुलिस का रुख बदला हुआ है और उसे यहां कातिल के तौर पर ही बुलाया गया है, ना कि विटनेस यानी गवाह के तौर पे। पुलिस पीयूष के सामने अपने सुरागों को एक एक कर रखती है। रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज, मौके वारदात के हालात, कॉल डिटेल, मनीषा की कॉल डिटेल वगैरह वगैरह। हालांकि इस बीच पुलिस ने पीयूष और ज्योति के बीच के रिश्तों को खंगालना शुरू कर दिया था। पुलिस के हाथ ऐसा बहुत कुछ लग चुका था जिसके आधार पर बात की जा सकती थी, क्योंकि पुलिस को यही अंदाजा था कि इस दोनों पति पत्नी के बीच के रिश्ते में पति पत्नी और वो वाली कोई कहानी छुपी है। थाने में हुई पूछताछ के दौरान पीयूष अपने पुराने बयान पर ही कायम रहा और इसके आगे उसने बिल्कुल भी मुंह नहीं खोला। तब पुलिस ने अपना पैंतरा बदला और मनीषा को भी पूछताछ के लिए बुलवा लिया, ये कहकर कि दोनों के बीच दोस्ती है तो एक दूसरों की मदद हो जाएगी। पुलिस ने पहले तो अलग अलग और फिर एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही दोनों के कॉल डिटेल के साथ साथ उनकी तमाम चैट्स भी उनके सामने रखकर उन्हें ही उनका सच दिखाया। पुलिस के सामने अपनी निजी रिश्ते का राज आम होते ही दोनों के चेहरे रंग बदलने लगे और तब पीयूष पुलिस के सामने टूट गया और उसने कत्ल का सारा राज पुलिस के सामने बयां कर दिया। पीयूष की शादी बेशक उसके परिवार के लोगों की मर्जी से जब्बलपुर की ज्योति से हुई, लेकिन पीयूष असल में मनीषा से बेइंतहा प्यार करता था और दोनों शादी भी करना चाहते थे। लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तब पीयूष की शादी घर वालों ने ज्योति से तय कर दी और पीयूष ने यह रिश्ता मंजूर भी कर लिया था। ज्योति से शादी के बावजूद पीयूष कभी उसे अपनी बीवी के तौर पर नहीं रख सका। घर वालों के सामने वो दोनों पति पत्नी के तौर पर ही रहते थे, लेकिन असल में दोनों पति पत्नी के तौर पर नहीं रहते थे। इसी बीच तलाशी के दौरान पुलिस को घर से ज्योति की एक डायरी मिली जिसमें ज्योति ने ससुराल आने के बाद के हर एक दिन की कहानी लिखी हुई थी। पीयूष किसी भी सूरत में ज्योति को अपनी पत्नी मानने को राजी नहीं था और मनीषा से दूर रहना उसे
अब गवारा नहीं था। ऐसे में पीयूष और मनीषा ने मिलकर ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। गरज ये थी कि ज्योति को हटाते ही दोनों के बीच का कांटा हट जाएगा और फिर दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिल सकते हैं। तब पीयूष ने इस पूरे मामले को किडनैपिंग का रंग देने के लिए अपने ड्राइवर और नौकर को साजिश में शामिल किया। दोनों से किसी सुपारी किलर को तलाश करने की जिम्मेदारी दी और तय तारीख को उसने सुबह से ही ज्योति को आउटिंग पर ले जाने के लिए कहना शुरू किया। अपने पति का मूड अच्छा देखकर ज्योति ने लॉन्ग ड्राइव पर चलने की जिद की। थोड़ी ना नुकुर के बाद पीयूष उसे उस जगह पर ले गया जहां उसने साजिश के लिए जगह पहले से तय कर रखी थी। वहीं रास्ते में उसे ड्राइवर, नौकर और सुपारी किलर मिले। तब तीनों ने मिलकर पहले ज्योति का गला घोंटा और फिर चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार किए गए और ये सब कुछ पीयूष के सामने किया गया। उसके बाद पीयूष कार से नीचे उतरा और उसके बाद पीयूष ने सारा नाटक फैला दिया। पीयूष के एक ही गलती ने उसे पुलिस के सामने शक करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि पीयूष ने टी शर्ट बदलने की जो गलती की उसने उसे सलाखों तक पहुंचा दिया। असल में उसकी टी शर्ट में ज्योति के खून का एक छींटा पड़ गया था, जिसे छुपाने की गरज से पीयूष ने यह गलती की, जिसे एक अनुभवी पुलिस ने पकड़ लिया। और इस केस का फैसला अभी तक लोअर कोर्ट से नहीं आया है और पता नहीं कब मुजरिम को सजा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल रियल क्राइम स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में।